प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से समर ने अपने मन में क्या क्या सपने संजोए थे, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। उसने देखा कि प्रभा भी अंधविश्वास में आ गई है। वह भी सैयद बाबा की धुनी अपनी कमर में बांध रखी है। तो समर ने उसे तोड़कर गली में फेंक दिया और सोचने लगा कि यही प्रभा थी जो कभी धर्म कर्म पर विश्वास नहीं करती थी और अब वह धर्म कर्म पर विश्वास करने लगी। ये टोने टोटके पर विश्वास करने लगी। अब उसे लगा कि किस प्रकार से उसकी ज़िंदगी कटेगी, क्योंकि भाभी और अम्मा ने प्रभा को बाँझ बाँझ कहना शुरू कर दिया था और यह सुनते सुनते प्रभा परेशान हो गई थी। प्रभा भी इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन भाभी और अम्मा का मन रखने के लिए उसने अपनी कमर में सैयद बाबा की धुनी बांध रखी थी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। समर प्रेस से लौटने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठ गया। प्रेस से लौटने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठ गया। उसका चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने उसका हाथ छूकर देखा कि बुखार तो नहीं है। समर के चेहरा को देखने से ही प्रभा को लग रहा था कि समर काफ़ी थका हुआ है। हो सकता है कि उसकी तबीयत भी खराब हो। तो ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया कि समर का हाथ छूकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं समर को बुखार तो नहीं है। वह सुनी सुनी आँखों से प्रभा को देखकर भी चुप रहा। सुनी सुनी आँखों से, सुनी सुनी आँखों का मतलब यह है कि जिन आँखों में कोई चमक न हो, कोई आशा न हो। तो उसकी सुनी सुनी आँखों से यह पता चल रहा था कि वह बहुत ही निराश है। तो वह कुछ बोल नहीं रहा है और प्रभा की ओर चुपचाप देख रहा है। उसे अपने आसपास सब कुछ झूठ और छल के एक अंतहीन जाल की तरह लगता था, जिसमें उसे कैद कर लिया गया है। समर अपनी ज़िंदगी से इतना निराश हो गया था कि उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास चारों तरफ छल और झूठ का ही जाल बिछा हुआ है और उसी जाल में वह कैद हो गया है। एक फंदे को काटता है तो दूसरा सामने आ जाता है। कहने का मतलब कि एक परिस्थिति से वह लड़कर जूझकर निकलता है, तब तक दूसरी परिस्थिति आ जाती है। यह प्रायः देखा जाता है कि जिस परिवार की आमदनी नहीं है, उस परिवार में कोई एक समस्या आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो आदमी उस मुसीबत से लड़ कर के निकलता है और ठीक से निकला भी नहीं रहता है मुसीबत से, तब तक दूसरी मुसीबत आ जाती है। तो यह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है और आप सभी जानते हैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा 2 जून की रोटी और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को व्यवस्थित करने में ही परेशान रहता है। और वैसी परिस्थिति में कोई एक बड़ी समस्या आ जाए,
घर में कोई बीमार पड़ जाए या घर में कोई ऐसा भी काम आ जाए जिसमें अधिक खर्च हो तो परेशानी हो जाती है। तो समर का जो परिवार है वह हैंड टू माउथ है, कमाता है तो खाता है, नहीं कमाता है तो परेशानी बढ़ जाती है। इसी बीच में एक और छोटी सी घटना होती है। नीचे चूड़ी वाली चूड़ियाँ पहनाने आई थी। गांव में महिलाएं अपने घर में ही चूड़ियाँ पहनती हैं, बाजार में चूड़ियाँ पहनने नहीं जाती हैं। तो चूड़ी बेचने वाला या चूड़ी बेचने वाली गांव-गांव घूम करके चूड़ियाँ पहनाने का काम करते हैं। तो भाभी चूड़ियाँ पहन रही थी। समर एकदम चुप था। प्रभा शायद उसकी चुप्पी से घबरा गई थी। समर बिल्कुल चुप था, शांत था और प्रभा से कुछ बता भी नहीं रहा था। तो प्रभा घबरा गई थी कि हो सकता है कि कुछ न कुछ हुआ हो जिसके कारण समर काफ़ी परेशान दिख रहा है। तो उधर चूड़ी बेचने वाली आई। भाभी चूड़ियाँ पहन रही हैं, समर चुप है। प्रभा समर की चुप्पी से घबराई हुई है। उसने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या बात हो गई? किसी से लड़ के आए हो क्या? अब प्रभा समर से जानना चाहती है कि वह इतना उदास क्यों है, चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो प्रभा ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो? किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? समर ने कहा, कुछ नहीं। अब वह बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सीधा कह दिया, कुछ नहीं। और वह जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा। जिस दिशा में वह देख रहा था उसी दिशा में वह देखता रहा। प्रभा ने पूछा कि क्या वह उस बात पर अभी तक नाराज है? प्रभा ने पूछा कि क्या वह उस बात पर अभी तक नाराज है? और वह कौन सी बात थी जिस बात पर वह अभी तक नाराज है, ऐसा प्रभा को लग रहा है? वह बात यह थी कि उसने अपनी कमर में सैयद बाबा की धुनी बांध रखी थी और उसके लिए समर ने उसे मना किया था, उसे तोड़ कर फेंक दिया था। तो प्रभा को लगा कि शायद समर इसी बात से नाराज है। प्रभा की आवाज़ की आर्द्रता, यहाँ आर्द्रता का मतलब तो खास में होता है डैम्पनेस, लेकिन यहाँ है उसके सॉफ्टनेस से, कोमलता से। वह चौंक गया। समर चौंक गया कि अरे प्रभा को क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और यह क्या पूछ रही है। उसने कहा, प्रभा मेरी नौकरी छूट गई। अब समर ने देखा कि बिना बताए काम चलने वाला नहीं है। प्रभा अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही है, तो बता देना ही अच्छा है। नहीं बताऊंगा तो प्रभा अपने मन में क्या क्या सोचेगी। वह सोचेगी कि शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो समर ने बता दिया एक ही बार में कि उसकी नौकरी छूट गई। सुनकर प्रभा चौंक गई, सरप्राइज हो गई। इतने नीचे से अम्मा जी की आवाज़ इतने में नीचे से अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू, अरे ओ बहू, जरा नीचे तो आ बिटिया। प्रभा ने कहा, आई अम्मा जी। इतने में नीचे भाभी चूड़ियाँ पहन रही थी, माँ भी वहाँ चूड़ियाँ पहन रही थी। अब माँ ने प्रभा को भी चूड़ियाँ पहनने के लिए बुलाया। समर ने बताया कि प्रेस का मालिक कहता था कि 15 दिन तो काम सीखा, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा और कागज पर 75 रुपये वेतन होगा, पर मिलेंगे 60 रुपये। अब समर ने प्रभा से अब डिटेल बताया कि मालिक कहता था कि जिस दिन से काम पर लगा उस दिन से 15 दिन काम सीखने के लिए चला गया, उसके बाद से तुम्हारी नौकरी शुरू मानी जाएगी। और फिर एक और बात मालिक ने बताया कि कागज पर
₹75 वेतन होंगे, लेकिन हाथ में मिलेंगे सिर्फ ₹60। कहने का मतलब कि सिग्नेचर करना होगा कि मैंने ₹75 सैलरी ली, लेकिन उसे सैलरी मिलेगी ₹60। इसी बात पर वह लड़ आया। इसी बात पर मालिक से झगड़ा हो गया और उसने नौकरी छोड़ दी। उसका मन बड़ा खराब हो रहा था। प्रभा को भी प्रेस वाले की बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि 15 दिन काम सीखने के काट दिए। उसके बाद ₹75 कागज पर लिखेगा और हाथ में सिर्फ ₹60 देगा। यह बात प्रभा को भी अच्छी नहीं लगी। उसने इस विषय में दिवाकर से बात करने के लिए कहा। तो प्रभा ने समर से कहा कि ठीक है, ऐसा करो, इस विषय में तुम दिवाकर से बात करो। दिवाकर क्या कहता है। हो सकता है कि दिवाकर के कहने पर मालिक 15 दिन काम सीखने का नहीं काटे और 75 के 75 ही दे। समर ने कहा कि अब उनसे क्या कहना। कहा कि अब दिवाकर से क्या कहना, कल आखिरी बार जाऊंगा, जो देगा ले आऊंगा। प्रभा को अम्मा बार बार चूड़ियां पहनने के लिए नीचे बुला रही थी। समर ने कहा कि दिवाकर से कहने से कोई फायदा नहीं है, कल आखिरी बार मैं प्रेस में जाऊंगा और जो ही कुछ देगा वह लेकर के चला आऊंगा। और इधर माँ अब प्रभा बात में व्यस्त है, समर के साथ बातचीत कर रही है, जिसके कारण वह माँ जी के बुलाने पर जल्दी से नहीं पहुंच पाई। तो माँ जी ने फिर से उसे बुलाना शुरू किया। प्रभा नीचे गई। ऊपर से समर देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था। प्रभा नीचे गई। ऊपर से छत पर से समर देख रहा था। अम्मा प्रभा को अपनी पसंद की चूड़ियां पहनने के लिए कह रही थी। अम्मा ने प्रभा से कहा कि जो चूड़ी तुम्हें पसंद हो वह पहन लो। प्रभा ने मना किया और कहा बहुत सी चूड़ियां रखी हुई है हमारे पास। तो प्रभा ने अम्मा से कहा कि नहीं, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां रखी हुई हैं। अम्मा नहीं मानी, प्रभा को चूड़ियां पहना दी। समर नीचे गया। उसने देखा प्रभा को चूड़ियां पहनाई जा चुकी थी। प्रभा चूड़ी पहन चुकी थी। वह सहम गई समर को देखकर। वह खिसियानी सी हंसी हंसने की कोशिश करते हुए कहा, बोली, यह देखो कैसी लगती है, अम्मा और भाभी की पसंद की है। अब प्रभा ने एक बनावटी हंसी हंसते हुए समर से कहा कि देखो तो कैसी लगती हैं, ये चूड़ियां भाभी और अम्मा की पसंद की हैं। समर ने पूरी करवाहट और तीखेपन से उसे घूरा। प्रभा को घूरा, प्रभा की ओर देखा और झपटकर उसके दोनों हाथ चूड़ियों के ऊपर से पकड़कर दोनों कलाइयों को आपस में जोर से बजा दिया और मुठ्ठियां भेजकर उसकी चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब समर क्रोधित था और उसे यह पसंद नहीं था कि अम्मा प्रभा को चूड़ियां पहनावे और कल से वह यह कहती फिरे कि तेरी बीवी को मैंने चूड़ियां पहना दी, तुम कमा कर नहीं देते हो। तो इन सारी बातों को वह सोचकर उसने क्या किया कि क्रोध में आया और प्रभा की दोनों कलाइयों को पकड़ करके और उसकी कलाई में कलाई को टकरा दिया, जिससे चूड़ियां टूट गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वह नीचे गिर गई। चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े नीचे गिर गए और वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। चूड़ियों के टुकड़े नीचे गिर गए और समर जोर जोर से पागल की तरह हंसने लगा। चूड़ियों के टुकड़े उसकी हथेली और उंगलियों में घुस गए थे।
अब कांच की चूड़ियाँ थी, वे चूड़ियाँ फूटी तो उसके टुकड़े उसके हथेली और अंगुलियों में घुस गए थे। प्रभा की कलाई और समर के हाथों से खून चू रहा था। समर के हाथ में भी खून लग गए और प्रभा की कलाइयों में भी चूड़ियों के टुकड़े गड़ गए थे, चुभ गए थे, जिससे खून निकल रहा था। चूड़ी वाली, अम्मा, भाभी सभी उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। फटी फटी आंखों से देखना मतलब आश्चर्यचकित होकर के देखना, ये भी मुहावरा है, फटी फटी आंखों से देखना। तो ये भी एक मुहावरा है, फटी फटी आंखों से देखना, जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर देखना। तो आश्चर्यचकित होकर चूड़ी वाली, अम्मा और भाभी तीनों देख रही थी। रात को पिताजी ने पूछा कि क्यों रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू किया था। समर ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसकी नौकरी छूट गई। अब रात को पिताजी ने पूछा, क्योंकि उन्हें आशा थी कि महीना लग गया और अभी तक समर तनख्वाह उठाकर लाया नहीं, दिया नहीं, तो उन्होंने पूछा कि अरे समर, तूने तो 10 तारीख से काम करना शुरू किया था ना। तो समर ने लापरवाही से कहा कि उसकी नौकरी छूट गई है। अम्मा ने कहा कि ऐसे क्यों बता रहा है। अम्मा ने कहा कि ऐसे क्यों बता रहा है, कहने का मतलब नौकरी छूट गई, ऐसा क्यों कह रहा है। हम तुमसे कुछ मांग थोड़े ही रहे हैं। अम्मा ने कहा कि हम मांग थोड़े रहे हैं, सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 तारीख से ही तो तुमने नौकरी शुरू की थी। समर ने कहा, साफ साफ तो नहीं ही मांग रहे, लेकिन मतलब क्या है वह मैं जानता हूँ। अब समर ने कहा कि साफ साफ खुल्लम खुल्ला तो आप पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वह मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि महीना लग गया, तनख्वाह तूने उठा ली होगी और अभी तक पैसे दिए नहीं। यह सुनकर बाबूजी भड़क गए। बाबूजी को गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने सिंपल सी बात पूछी थी, क्यों रे समर, तुमने तो 10 तारीख से काम शुरू किया था ना। इस पर उसने कहा था कि मेरी नौकरी छूट गई। तो माँ जी ने कहा कि ऐसे क्यों कह रहे हो, हम तुमसे थोड़े ही कुछ मांग रहे हैं। समर ने कह दिया कि हाँ, साफ साफ तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो मैं समझ रहा हूँ। पिताजी भड़क गए। उन्होंने समर को खूब खरी खोटी सुनाई, भला बुरा कहा, हरामी, तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि तू यूं ही हमारी इज्जत उतार कर रख दे। अब पिताजी खरी खोटी सुनाए और उसे हरामी बोले और कहा कि तुमको पढ़ाया लिखाया इसीलिए कि तुम हमारी इज्जत न करो, छाती पर चढ़ चढ़ कर आए, सीधी सीधी बात करो तो कटखने पागल कुत्ते की तरह भौंके। कहा कि तुमसे सीधी बात करने पर भी पागल कुत्ते की तरह भौंकते हो। उनका कहने का मतलब है कि मैंने तो तुमसे सीधी बात की थी कि तूने 10 तारीख से नौकरी शुरू की थी ना। कहने का मतलब यह है कि बात तो सही है कि पिताजी ने पैसा के लिए ही कहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिकली कहा था, लेकिन समर ने उसे साफ साफ बता दिया कि आप लोग ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को पैसे नहीं दिए हैं। समर ने कहा कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वे इतना भड़क जाएं। समर ने कहा कि मैंने भी तो कोई ऐसी बड़ी बात आपको नहीं कह दी कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। पर बाबूजी का गुस्सा बढ़ता ही गया।
समर ने कहा कि वह शादी करना नहीं चाहता था। समर ने कहा कि मैं तो शादी करना नहीं चाहता था, आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी। अब घर में परिवार बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। उन लोगों ने ज़बरदस्ती ही उसकी शादी की। शोर सुनकर घर के और लोग भी वहाँ जमा हो गए। अब यहाँ बाबूजी और समर में बहस छिड़ गई, जिसके कारण परिवार के और लोग भी आ गए। बाबूजी उल्टा सीधा बोल रहे थे। सुबह चूड़ियाँ पहनाई सो फोड़ दी लाट साहब ने। अब एक बाबूजी बोल रहे हैं कि सुबह प्रभा को चूड़ी पहनाई गई तो उस चूड़ी को तूने फोड़ दिया। किसी का अब हक थोड़े ही रह गया है तुम पर और तुम्हारी बहू पर। बाबूजी बोल रहे हैं कि अब तो परिवार में तुम पर और तुम्हारी बहू पर किसी का हक ही नहीं रहा। तू तो ऐसे ही चला आया था ईश्वर के पास से, तुम तो ऐसे ही ईश्वर के पास से आ गया था। तुम्हें तो किसी ने पाला नहीं, पोसा नहीं, बड़ा नहीं किया, पढ़ाया लिखाया नहीं। तुम तो आज जितने बड़े हो उतने ही बड़े ईश्वर के घर से आए थे। अपने लिए पढ़ ले, अपने लिए कपड़े आ जाएं, अपनी बहू का साज श्रृंगार हो जाए, बस सब अपना ही अपना हो जाए। पिताजी इतने गुस्सा थे कि न जाने क्या क्या बोल गए। पिताजी ने कहा कि अपने पढ़ लिए, कपड़ा अपने लिए, बहू का साज श्रृंगार अपने लिए, सब अपने लिए, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। जब तक कोई कुछ बोले कहे नहीं तब तक सिर पर ही चढ़े चले जाते हैं। बाबूजी का कहना है कि जब तक तुमको कोई कुछ बोलता नहीं है तब तक तुम सिर पर चढ़े जाते हो। कहने का मतलब कि तुम्हें जितनी छूट दी जा रही है उतना ही सिर चढ़े जा रहे हो। आखिर जब सुनना दूभर हो गया तो समर ने पूछा कि वह बहू के लिए कौन सा साज श्रृंगार लेकर आया है। अब बाबूजी बहू के साज श्रृंगार के बारे में बात कर दिए। तब समर से रहा नहीं गया, सुनना मुश्किल हो गया। तब समर ने पूछा कि अच्छा आप यही बताइए कि मैंने बहू के लिए कौन सा साज श्रृंगार का सामान लाया है। साज श्रृंगार का सामान का मतलब होता है मेकअप का सामान। बाबूजी का गुस्सा और बढ़ गया। जवाब पर जवाब देने से वे अपना अपमान महसूस कर रहे थे। अब समर जवाब पर जवाब दिए जा रहा था, इसलिए बाबूजी अपना अपमान महसूस कर रहे थे। वे गुस्से से कांपने लगे। समर अभी अभी संभला भी न था कि उन्होंने लात घूंसे और थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। अब समर अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि बाबूजी इतने क्रोधित हुए कि वे लात घूंसे से समर की पिटाई शुरू कर दी। बाबूजी हाँफते जा रहे थे और समर को मारते जाते थे और साथ साथ बोलते जाते थे। और क्या बोलते थे? और दे जवाब, और जवाब देकर देख, लाख बुढ़ा हूँ, हजार मरा गिरा हूँ, लेकिन तेरी अक्ल अभी भी ठिकाने लगा दूंगा। पिताजी बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि वे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और वे समर को पीटते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दो और जवाब दो। मैं लाख बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन मैं तुम्हारी अक्ल अभी भी ठिकाने लगा सकता हूँ। तो बहुत हाथ से निकल गया है। हाथ से निकल जाना मतलब बिगड़ जाना। ये भी एक मुहावरा है। यह भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बिगड़ जाना। तो बहुत बिगड़ गया है। समर चुपचाप घुटते क्रोध से भूनते हुए पीटता रहा और एक शब्द नहीं बोला। समर क्रोध से घुट रहा था और वह आराम से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था और छोड़ दिया पिताजी को कि जितना पीटना है आप पीट लीजिए। इस बात से वे और क्रोधित हो रहे थे। अब समर कुछ जवाब नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, भाग नहीं रहा था पिटाई खाने पर।
जबकि वह वहीं टिका हुआ था और वह एक शब्द भी नहीं बोला। वह आराम से पिटता जा रहा था। बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ लिया। बाबूजी ने कहा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, हट जा दूर मेरी आंखों से, डूब मर कहीं कुएं तालाब में कमबख्त कमीने। हम तो शुरू से ही रंग ढंग देख रहे थे, अब पढ़ने लगे हैं ना। अब बाबूजी और क्रोध में आ गए और समर से कहा कि निकल जा मेरे घर से, हट जा मेरी आंखों से, जा कहीं कुएं में तालाब में डूब मर कमबख्त कमीने। हम तो शुरू से ही तुम्हारे रंग ढंग मतलब चाल चलन देख रहे थे, अब तुम पढ़ने लगे हो ना, इसलिए और तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे हो, अपने आप को होशियार समझने लगे हो, किसी की बात नहीं सुनने लगे हो। इस तरह की बहुत सारी बातें पिताजी बोलते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि समर के जीवन में कौन सी घटना घटती है, कौन सा घटनाक्रम आगे बढ़ता है। फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।